यहाँ वहाँ मैं देखूं जहाँ हर सू तू ही तू अल्लाह हू। यहाँ वहाँ देखूं जहाँ हर सू तू ही तू अल्लाह हू। देखी ज़मीं देखा आसमां, मेरा नहीं कोई भी निशान, तू ही तू अल्लाह हू अल्लाह हू। मैं दर्द तू है दवा, तू रहमत में खता, मेरी जिंदगी तेरी अता। तेरे करम के बगैर मेरा वजूद है क्या, गुनाहगार हूँ मैं तू मौला। तू ही तो है मेरा राज़दार, हर सांस में तू ही है आया, तू ही तू अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह। माशाअल्लाह भाई बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सब दोस्त, आप लोग कैसे हैं? यकीनन मेरे दोस्त भी सब ठीक हैं। हमेशा की तरह मैं फिर दुआ करता हूँ आप सब के लिए कि आपका दिन खुशियों और कामयाबियों से भरा हुआ दिन साबित हो। बॉबी ने इतनी खूबसूरत आवाज़ में इतने खूबसूरत कलाम के साथ आगाज़ किया है हमारे शो का। आइए ज़रा आज के मौजू के हवाले से भी बात करने का आगाज़ करते हैं। किसी भी नौजवान से ये पूछें कि भाई तुम्हारी शादी कैसी होनी चाहिए, तो वो साहब या साहिबा आगे से जवाब ये देंगी कि धूमधाम से शादी ऐसी होनी चाहिए कि सारा ख़ानदान याद रखे, फुल पार्टी होनी चाहिए। ये एक जनरली हमें बल्कि पूरा शहर याद रखे। जी 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 ऐसे याद रखे। अच्छा, माँ बाप से पूछा जाए तो वो भी, उनकी भी ख्वाहिश ये है कि नहीं जी हम चाहते हैं कि शादी जो है वो धूमधाम से हो और बाकी ख़ानदान में सब याद रखें उसे। किसी और से पूछे, हाँ मतलब हर कल्चर में हर कोई चाहता है कि साढ़े बच्चों की शादी ज़रा गज वज के हो। क्यों वजन बिल्कुल। इतना एहतमाम शादी के लिए। और हम देखते हैं कि जो नौकरी करते हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो सारी ज़िंदगी काम करते हैं और उनका मकसद क्या है एंड पे जो उन्होंने रखा होता है, जो ख्वाब सजाए होते हैं, वो ये होते हैं कि बस हम अपने बच्चों की शादियां कर जाएं, हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाए। इस काम को इतना ज़िम्मेदारी की तरह हम निभाते हैं, पेंशन्स मिलती हैं, सारी ज़िंदगी की मेहनत, और वो शादी पे ख़त्म हो जाती है। मगर इतने एहतमाम के बाद शादी हम उस तरह निभा क्यों नहीं पाते? कितना एक अहम सवाल है, सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ ये सारे ताल्लुकात आए दिन किस तरह मुतासिर हो रहे हैं। तलाक में और खुला में किस हद तक इजाफा हो रहा है हमारे यहाँ। पहले तो हम सिर्फ ये देखते थे कि जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद पाकिस्तानी हैं वो मुतासिर हो रहे थे कि वो वहाँ के बच्चों की शादियाँ यहाँ के बच्चों के साथ जब करते थे तो वो बड़े ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे। मगर हमारे यहाँ भी इतना बुरा हाल हो चुका है, जिसको
जिसकी वजह क्या बनती है? ये तलाक और खुला की जो बड़ी वजूहात है, उनमें है किसी के भरोसे से खेलना, मारपीट करना, बदतमीज़ी, आगे से ज़ुबान चलाना, या किसी के घर वालों को बुरा भला कहना। इसी किस्म की दो चार रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं। हम हर चीज़ के लिए हम बाहर ज़रूर देखते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, फ़लानी जगह क्या हो रहा है, मगर कुछ मामलात ऐसे हैं, कुछ क्या सभी मामलात ऐसे हैं कि हमारे अपने कल्चर में और हमारे अपने रिलीजन में उसका एक बेहतरीन हल मौजूद है। सब कुछ इतना क्लियर है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। निकाह को इतना आसान बनाया गया और रिश्तों को निभाने के हवाले से कहाँ कहाँ हमें रेफरेंसेस और हवाले नहीं मिलते हैं, हमें कहाँ कहाँ रहनुमाई नहीं मिलती है, मगर हमारी उनकी तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। सोसाइटी में जब तलाक एक गाली की तरह समझी जाती है तो फिर हम उसके ऊपर मेहनत क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारी तलाकों के वाक़यात ऐसे मिलते हैं जिनके पीछे कोई वजह ही नहीं होती। अदालतों में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में डेली वेटिंग्स पे आते हैं लोग और अपने अपने शादीशुदा मसाइल लेके और उनको हल करने के लिए इंतज़ार करते हैं। बच्चों की ज़िंदगियाँ मुतासिर होती हैं। क्या इस पे हमें बिल्कुल कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है? वजूहात क्या हैं इसकी? बहुत से लोग इसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि आज का जो मीडिया है, जो ड्रामाज हैं, ये कसूरवार है। इसमें बताया जाता है, इसमें कुछ ऐसी शक्ल दिखाई जाती है कि सास और बहू एक साथ रह ही नहीं सकते। हमें नाज है अपने फैमिली सिस्टम पे कि जहाँ पे हम आज भी अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं, उनके साथ रहते हैं, सारे बहन भाई एक ही घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करूँ, ये हमें नाज है। आज जो कौमें और जिन ममालिक में ये सिस्टम नहीं है, वहाँ पे वो जब हमारे सिस्टम के बारे में सुनते हैं तो वो उसे बहुत फैंसी करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि काश ऐसा हो, क्योंकि वो रिश्तों की अहमियत से वाकिफ़ नहीं है उस तरह। हमारे पास यही तो एक ताकत, यही खूबसूरती थी, और हम आहिस्ता आहिस्ता इसे खोते जा रहे हैं। और इन दी एंड रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं? तलाक और खुला। आज इस हवाले से हम बात करेंगे अपने मेहमानों से कि किस तरह हम इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और आने वाली नस्लों को तलाक और खुला जैसे मसाइल से बचा सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद तो मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं कि तलाक और खुला की शरह में इजाफ़ा क्यों हो रहा है हमारी सोसाइटी में। और इसी हवाले से हमारे साथ आज एक बहुत अहम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो सोशल वर्क तो करते ही, इसमें तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसके साथ साथ वकील भी हैं और एक NGO भी रन करते हैं जिसका मकसद ख़ास तौर पर स्ट्रीट चिल्ड्रन या वो बच्चे जो घरों से किसी वजह से भाग आते हैं, उनकी क्या क्या वजूहात होती हैं। तो ख़ास तौर पे आज तलाक और खुला के बारे में हम बात करने वाले। तो मैं जनाब तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब राना आसिफ हबीब साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया कि आप फ़हीम भाई इस अहम मौजू के ऊपर ये प्रोग्राम रखा है। कि कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बहुत। ये बहुत अहम है। हम वही ना कि हम इतने एहतमाम के साथ शादियां करते हैं
और सारी जमा पूंजी और पूरी ज़िंदगी की मेहनतें हम उस एक शादी के इवेंट पे खर्च करते हैं और उसके बाद उस रिश्ते को आगे चलाने के लिए, निभाने के लिए कुछ ख़ास एफ़र्ट्स नज़र नहीं आती या हमसे चल नहीं पाता, हो नहीं पाता। क्यों इस तरह के मसाइल जन्म ले रहे हैं सोसाइटी में? सबसे बड़ी फ़हीम भाई इसकी वजह जो है हमने देखी कि जो सोशल वैल्यूज़ हैं, ख़ानदान का इदारा जो था या विलेज का इंस्टीट्यूशन जो था वो कन्वर्ट हुआ सिटीज़ के अंदर, अर्बनाइजेशन हुई और वहाँ लोगों की जो समाजी इक़दार है वो मुआशी इक़दार में तब्दील हो गई। यानी मियाँ बीवी एक समाजी रिश्ते के बजाय एक दूसरे से मुआशी ताल्लुक़ को जोड़ना शुरू हो गए और जब उस मुआशी ताल्लुक़ की तवक्कुआत जो पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपने अपने रवैयों में तब्दीली लाना शुरू कर दी और वो तब्दीली बिलाखिर जो है एक मैरिज के इंस्टीट्यूशंस को या तो टूट जाता है या कमज़ोर हो जाता है। तो उस नौयत की स्टेज आई थी कि जहाँ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और या तलाक हो जाती है या खुला हो जाती है या सेपरेशन हो जाती है और ये तीनों ही सूरत हाल जो हैं इंसानी ज़हन के लिए दबाव का बायस बनती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ज़हनी बीमारियां जन्म लेती हैं। और ये तब हुआ कि जब लोगों के अंदर जो है आप देखें कि एक जहन की गुर्बत होती है और एक जेब की गुर्बत होती है। वाह वाह। तो इन दोनों गुर्बत में जब इजाफा हुआ कि आपने एयर कंडीशन लेना है 2018 का मॉडल का, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी बीवी ऐसा ड्रेस कोड रखे कि जो सदियों पहले वो ड्रेस पहने जाते थे। तो ये फिर आया, इसको कहते हैं हम सकाफती खलीज यानी कल्चरल लेक। तो ये सकाफती खलीज जो है ये आपके रिश्ते के टूटने का बायस बनती है। फिर आप व्हाट्सएप मैसेज चेक करते हैं, फिर आप एक दूसरे के ऊपर शक की नज़र देखते हैं, फिर आप जो एक्स वैल्यू की वजह से वाई को पुट करना शुरू करते हैं और बिलाखिर ऐसा नहज पर आ जाते हैं कि आप दोनों जिस खुशी के रिश्ते में मुंसलिक हुए थे, और ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं है, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है बिलाखिर जो है ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी वजह कम उम्री की शादियाँ भी हैं कि कम उम्री में जब इंसान मैच्योर नहीं होता, उसको इतना शऊर नहीं होता इस इंस्टीट्यूशन को चलाने का, आपने उसकी वक्ती तौर पर इमोशंस की वजह से अगर ख़ानदानों की, और दूसरी बात है जिसने रहना है आप उसका सुकून नहीं देख रहे, ख़ानदान अपना सुकून देख रहे। तो बहुत सारी आप झगड़ा देखें कि अफसोस से होता है कि बहुत सारी मेरे पास केसेस आते हैं जो हमारी 109 हेल्पलाइन है कि फ़हीम साहब मुझे दुख होता है कि एक सास जो है एक बहू को उसका घर छत छीन लेती है और क़यामत के दिन जो लोग किसी से उसकी छत छीनेंगे उन बेटियों से जिनको बाप बाप ने रुख्सत की, अल्लाह ताला उनसे साया रहमत छीन लेगा। सही। अच्छा, आपने बात की ब्रेकअप की, तो ब्रेकअप हो जाता है। बहुत सारे घर आज भी ऐसे हैं कि जहाँ पे मियाँ बीवी के बीच इमोशनली ब्रेकअप हो चुका है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सोशली बाइकआउट नहीं, मतलब कोई देखिए फिजिकल साथ रहने का नाम शादी नहीं है। फिजिकल अगर बच्चों की वजह से किसी रीजन की वजह से साथ जरूर है, मगर इमोशनली ब्रेकअप हो चुका है उनका। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि बहुत से लोग जिस्मानी तौर पे साथ रह रहे होते हैं, वो ज़हनी तौर पे साथ नहीं रह रहे होते। एक वक्फे की आवाज़ मेरे कान में आ चुकी है, तो ज़रा एक वक्फा ले लेते हैं, वापस आके इस हवाले से बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक स्टेप है जो इन दी एंड तलाक या खुला तक लेके जाता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और हम बात कर रहे हैं आज सोसाइटी में तलाक और खुला की बढ़ती हुई शरह के हवाले से। हमारे साथ राना आसिफ हबीब साहब मौजूद हैं, जिनसे इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। अच्छा राना साहब, हम वक्फे से पहले हम जहाँ बात कर रहे थे वो था ब्रेकअप। इमोशनली ब्रेकअप हो चुका होता है और हम बच्चों के लिए या किसी और वजह को सामने रख के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और बस गुजर ही रही होती है ज़िंदगी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा होती है और इनके क्या हल समझते हैं आप? देखिए, ये कॉम्प्रोमाइज़ की वो लाइफ है जो हमारे ऊपर माशरे के प्रेशर होते हैं। हम बहुत सारा अपनी ज़िंदगी का वक्त सिर्फ इसलिए गुजारते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हम अपने लिए बहुत कम वक्त गुजारते हैं जिसमें हम क्या सोचते हैं अपने बारे में। तो उसी ऐसी सूरत हाल जो है अक्सर घरों में दरपेश होती है। उसका बेस्ट जो तरीका है
कि आप अपना जो तफाउल है, इंटरेक्शन जो है, उसके मीन्स चेंज कर दें। यानी आप आउट ऑफ सिटी चले जाएं अगर अफोर्ड कर सकते हैं, कहीं पिकनिक पे आप चले जाएं, या किसी ऐसे रिश्तेदारों के पास चले जाएं जो आपके दोनों के लिए वेल विशर हैं। ऐसी जगह ना चले जाएं कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपकी चीज़, जो आपके ताल्लुकात हैं, उनकी जो ख़राबी को जो और गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आप उन चीज़ों को पहले तो अपना स्वॉट एनालिसिस करें कि अपने स्वॉट एनालिसिस में होता है कि आप अपने गिर्द एक एंगल बनाते हैं और एरो बनाते हैं कि आपके आसपास जो एक सर्कल बनता है वो किन का बनता है। दोस्त है, बाप का बनता है, फैमिली का। कुछ लोग अपने दोस्तों से बड़े क्लोज होते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली से क्लोज होते हैं। तो ये सर्कल में वो लोग जिनकी दोनों स्पाउस जो है बात सुन सकते हैं, जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, ये आपका आपस में जो इंटरेक्शन है ये डेवलप नहीं होगा। और इंटीमेसी जो आपके शुरू के दिनों में शादी की इंटीमेसी होती है, आप देखें वो आस्ता आस्ता हमारे बिहेवियर को क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम इंटीमेसी चेंज कर देती है। और कुछ माशरे ने ऐसी नॉर्म सेट की हुई हैं कि जब नई नवेली दुल्हन है, सब दावतें कर रहे हैं उसकी और हर बंदा जा रहा है आ रहा है, जैसे ही थोड़ा सा साल गुजरते हैं लोग अपने रवैये में जैसे वो समझते हैं ये मोबाइल है, अब ये पुराना हो गया है, तो एटीट्यूड उनका चेंज होना शुरू हो जाता है। वो प्रोडक्ट समझते हैं इसको, जबकि एक ह्यूमन बीइंग जीता जागता जो है वो प्रोडक्ट नहीं है। उसको तवज्जो चाहिए, उसको वक्त चाहिए। आपने साथ अगर नहीं भी बैठ पा रहे तो ना बैठने की जस्टिफिकेशन ज़रूर दें सही कि किस वजह से आपके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन है, किसके ऊपर सोशल बर्डन है। फिर घर और दफ्तर की ज़िंदगी में आप तवाज़ुन कैसे कायम कर सकते हैं, ये उसको आप एनालाइज करें। और ये जिम्मेदारी दोनों पे होती है, हस्बैंड पे भी होती है, और इसमें बेस्ट है एम्पैथी की एक्सरसाइज होती है कि मैं आपकी जगह पे रख के सोचूं बीइंग एंकर आपको क्या क्या मसाइल होते हैं ये शो चलाने में, तो तब शायद मैं आपसे बेहतर अंदाज में बिहेव कर पाऊँगा। अगर मैं सिर्फ अपने गेस्ट के लिहाज से सोचूंगा तो मेरे ज़ाती मुफादात होंगे, मेरी ज़ाती ख्वाहिशात होंगी, मेरी ज़ाती इक़दार होंगी, मेरी ज़ाती सोच होगी। तो ये एम्पैथी हम जो है बेस्ट एक्सरसाइज, और उसके लिए मैरिटल काउंसलिंग सेंटर होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। लोग जाते हैं मैरिटल एडजस्टमेंट के लिए, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस होते हैं, लोग वहाँ बात करते हैं, लोग एक हट के बात करते हैं उन लोगों से जिन एक एटमॉस्फेयर से। तो ये सबसे बड़ा उसमें हल है आपका इंटरेक्शन, जो शादी के इंस्टीट्यूशन को आगे लेके जा सकता है। और वो इंटरेक्शन का मतलब कतन ये नहीं होता कि आप एक दूसरे से वर्बल करें, वो नॉन वर्बल भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। इम्प्लाइड मतलब आप इशारों कनाओं में एक दूसरे को समझ जाएं कि इस टाइम मेरी वाइफ का मूड सही नहीं है, तो अब मैं जिद ना करूं कि उसके दोस्त के घर खाने पे जाना है। इस वक्त उसको माँ के घर जाना है, तो मैं उसके बोलने से पहले उसको छोड़ूं। ये जिस तरह इम्प्लाइड और एक्सप्रेस आपका हो जाएगा तो आपका इंस्टीट्यूशन आस्ता आस्ता ग्रो करेगा। माली पैसे अगर नहीं है तो उसकी जस्टिफिकेशन बताएं। सबसे ज़्यादा झगड़े जो आजकल आ रहे हैं वो अगर हस्बैंड को वाइफ कह रही है कि तुम अपने माँ बाप से हिस्सा लो अपनी जायदाद में से, हस्बैंड कह रहा है वाइफ को तू अपना माँ बाप से हिस्सा ले। अगर वो हिस्सा मिलना आपको पता है इंतहाई दुश्वार, हमारे इस दकियानूसी कानून में इंतहाई मुश्किल और तकलीफ दे अमल है। अगर ये दोनों स्पाउस एक दूसरे को समझा पाएँ तो शायद वो मेहनत करके चीज़ें आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ, इन्हें शामिल करते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी, मैं मिसेज नासिर बात कर रही हूँ कराची से। मिसेज नासिर की आवाज़ कम आ रही है, मुझे इधर वॉल्यूम बढ़ाइएगा ऑडियो पे जो भी है जनाब। हेलो जी सर, आपने जो पॉइंट रेज किया है तलाक और खुला के हवाले से, ये इस वक्त का हमारा बहुत बड़ा एक इशू है। जी हाँ। मगर मैं यहाँ एज अ मैच मेकर मैं काम करती हूँ, रिश्तों का मेरा काम है। मैं बुनियादी तौर पर उस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि माँ बाप जो हैं वो लड़के के हों या लड़की के, वो सबसे पहले जो है वो एजुकेशन और स्टेटस पे तवज्जो देते हैं वहाँ, और शक्ल सूरत को तवज्जो दी जाती है वहाँ। ना तरबियत को देखा जाता है, ना सीरत को देखा जाता है, ना फैमिली को देखा जाता है। और लोग रिश्ते वालों के पास आते हैं कि भाई हमें एक से एक हसीन स्टाइलिश, और जब स्टाइलिश लड़की आएगी तो आपके घर को क्या संभालेगी। तो आप ना सीरत देखते हो, ना उसका रख रखाव देखते हो, ना उनके घर की तरबियत देखते हो। अगर इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी सारे क्लेशेस होते हैं ये कभी भी नहीं हो सकते। और हम अभी हाल ही में मेरे 2 रिश्ते टूटे हैं, 2 रिश्ते हो गए, मंगनी हो गई, सब कुछ हुआ। क्या कि आपस में दोनों ने मोबाइल फ़ोन यूज़ किए। मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के बाद लड़की ने उधर से फरमाइशें की, लड़के ने उधर से की। वहाँ डेट फिक्स होने जा रही और डेट फिक्स होने से पहले आपस में मामला खराब हो गए। तो ये मोबाइल फ़ोन भी बुनियादी वजह है कि हर चीज़ को एक लिमिट में रहना चाहिए, हर चीज़ को अपने वक्त पे यूज़ करना चाहिए। मगर मिसेस नासिर,
अगर वो मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करते तो शायद निकाह होने के बाद ये मामला हो जाता। मोबाइल पे तो नहीं सिर्फ सर, बात ही सर, होती है ना। सर बात होने के बाद वहाँ से डिमांड्स आ रही हैं, वहाँ ये हो रहा है, वो अपनी अच्छा। बहन से डिस्कस कर रहे हैं, उधर वो उनसे डिस्कस, जो बातें शादी के बाद। तो मुझसे कहा गया कि आप बताएं क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, जो चीज़ आगे नहीं जा पा रही आप उसे ख़त्म करें। तो यहाँ तो मामलात ही लोग जब शुरू में स्टेटस और सारी शक्ल सूरत और इस चीज़ को लेके बैठते हैं, सही, सही, ये तो आगे बिगाड़ का सबब बनेगा ना। आप उसको देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जितनी बेहतरीन शादी होगी सादा उसी में बरकत है। और 3 वजूहात की बिना पे रिश्ते होते हैं, दीनदारी हो, खूबसूरती हो या दौलत। अगर आप दीनदारी की बुनियाद पे करो तो ये सारे कभी भी ऐसे मसाइल पैदा ना हो। बिल्कुल सही, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अच्छे पॉइंट्स रेस किए। हम इस हवाले से बात करते हैं सर। बाकी हमारा जो रिश्ते को जोड़ने से पहले हम स्टेटस की तरफ तवज्जो होती है, ये वो शादी है जो अरेंज मैरिज में ज़्यादातर स्टेटस को देख के जो है, ये कोई एजुकेशन और ये सारा कुछ फैमिली देख के शादी की जाती है। उस इंसान को नहीं देखा जाता जिससे शादी हो रही होती है। और लव मैरिजेज़ में अमूमन ये होता है कि इन सारी चीज़ों को एक साइड पर रख के सिर्फ ये देखते हैं कि मैं उसके साथ या वो मेरे साथ कितने अच्छा है, और वो उसी एक बुखार के अंदर अंदर ही जो है ना, वो हम लोग ये फ़ैसला लेते हैं, शादी करते हैं, और बाद में जैसे ही वो मर्ज़ ख़त्म होता है और हम कहते हैं ओह है मैं की कर बैठा। तो ये भी एक मसला है, ब्रेक भी आ गई है, ये भी एक मसला है। ये मसला हल करते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं इस बारे में। अगर कहीं झगड़े बढ़ जाए तो फिर ब्रेक थोड़ा देना चाहिए। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं। न्यूज़ कैफ़े में राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ हैं। आज हम बात कर रहे हैं तलाक और खुला की बढ़ती हुई शरह के हवाले से। वक्फे से पहले हम बात करते हैं स्टेटस के हवाले से कि हमारी स्टेटस की तरफ बड़ी तवज्जो होती है, और कुछ जो एक सीरत और जो बाकी चीज़ें देखने वाली होती हैं वो उसके बारे में क्या इतनी ज़्यादा हम तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप, ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है? बिल्कुल फ़हीम भाई, लोग जो आजकल मैंने देखा है, जो अब जैसे कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होगी वो आउटपुट ही वही देगा। जब बचपन से वो देखते हैं कि अच्छी बहू का एक किरदार है, वो है जो माली हैसियत भी अच्छी हो, खूबसूरत भी हो, उम्र भी कम हो, और वो उनके जो लोगों से मरासिम कैसे हैं, उनका खल्क़ा अहबाब कितना बड़ा, तो फिर लोग, आपको पता है, वही जो उनको सबसे बेहतरीन चीज़ होती है उसकी तलाश में फिर वो शादी नहीं कर रहे होते, वो एक बेहतरीन चीज़ की तलाश में होते हैं कि जो उनके कोई ना कोई माली या ज़िंदगी बदल दे, या समाजी ज़िंदगी या उसकी माशी ज़िंदगी या माशरती ज़िंदगी उसकी बदल दे। और उसमें हमेशा ये उनकी तवक्कुआत के मुताबिक भी नहीं होता, जिसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं और वो रिश्ते निभ नहीं पाते। तो ये मैं कहता हूँ जितना कसूर लड़के वालों का है उतना ही कसूर लड़की वालों का भी होता है कि बाद दफ़ा वो कुछ चीज़ों में उसकी लड़के की बहुत माली हैसियत देखते हैं और तमाम चीज़ों को वो मतलब बालाए ताक रख देते हैं और कोई चीज़ नहीं देखते। अगर वो देखते हैं कोई बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे पास ऐसे केस भी आए और उन्होंने फटाफट शादी कर दी, और ये मगर पता लगा जी वो बंदा तो एंजाइटी में हाथ उठाने का आदी था, मारने का आदी था। वो उसकी कॉम्पिटेंसी डिग्रियाँ अपनी जगह, लेकिन उसका जो रवैया था वो इनह्यूमन था। तो उसकी वजह से उसने ये काम भी किया कि जिसकी वजह से वायलेंस हुआ और घर टूटा उनका। और आज उनके बच्चे जो हैं वो एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहे थे, मगर अब एक आम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो ख़र्चा देने के लिए भी कोर्ट नहीं आता। तो ये लाजमी नहीं है कि जिसकी माली हैसियत मुस्तहकम हो उसके माशरती रवैये भी उस इंसान के अच्छे हों। तो बहुत सारे वेरिएबल होते हैं जिसको। अच्छा, ये सारा कुछ तो तब भी होता है ना कि जब सब कुछ आप कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है जी। तो अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो ना तो हाथ uठाने की नौबत आए, ना वो खातून जो है वो ज़ुबान चलाने की नौबत आए, ना कुछ आपको बच्चों का मुस्तकबिल ज़्यादा अजीज़, मतलब आपका खूबसूरती से रिश्ता चल रहा हो, आपको ज़रूरत ही ना महसूस हो किसी चीज़ की। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो आपने एक्सरसाइज बताई ना शुरू में, ये बड़ी अहम है। इसके ऊपर हम एक दफ़ा फिर से बात करेंगे ताकि वो ख़ास तौर पर वो जो फैमिलीज़
जो इस वक्त सफ़र कर रही हैं इन इश्यूज से, वो इसको कोई फ़ायदा हासिल कर सकें इससे। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, फ़हीम अब्बास भाई, याहिया अर्ज कर रहा हूँ। याहिया भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। राना साहब को बहुत सलाम हो, इनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और यकीनन ज़ाहिर समाजी हलकों में काम करके तो इनका इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, तो हम इनके आम लोगों के साथ बहुत इंटरेक्शन होता है, तो ये कोर को समझते हैं। फ़हीम भाई, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आपने उठाया है। आपने जो अपनी स्टार्टिंग में कहा ना कि हमारा फैमिली सिस्टम ही हमारे लिए एक फखर था, लेकिन वो फैमिली सिस्टम हमारा टूटता जा रहा है क्योंकि हम इंडिविजुअलिज्म पे आ गए। हम अपनी इंफरादी यानी इट्स माई लाइफ का कॉन्सेप्ट आ गया। पहले ये होता था कि एक घर में लोग होते थे तो वो एक दूसरे का ख्याल करते थे, माँ भी रहती थी, बहन भी, बहू भी रहती थी, सब रहती थी। तो एक रेस्टोरेंट रिगार्ड का अब मसला ये हो गया कि जो आपने कहा ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, शादियां बड़ी हाई फाई कर रहे हैं। यकीन करें कि इतना पैसा लगा रहे हैं जो बेचारे जो नहीं भी कर सकते। जब से ये आ गया ना आपका वो जो मार्की और जो बैंक्वेट आ गया, उसकी वजह से तो 4-4 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए उस पे लगा देते हैं, 2-2.5 लाख रुपए आप 4 लाख रुपए खाने पे लगाते हैं। तो इतना बड़ा पैकेज बन जाता है कि अगर बेचारे की किसी की 4 लड़कियां हो ना तो वो बेचारा मतलब परेशान हो जाता है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वो कर्जदार हो जाता है। तो पहले तो इस पर तवज्जो देने की जरूरत है कि शादी को सिंपल बनाया जाए। और ये जो आपका इशू है ना कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा या बच्ची आगे किस तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। उनकी लाइफ के खा पी के सब भूल जाते हैं, तस्वीरें देख के सब भूल जाते हैं। असल चीज होती है लाइफ गुजारने का तरीकेकार। अब ये क्यों हो रहा है, ये मेरा अपना एनालिसिस है क्योंकि मैंने इर्द गिर्द भी देखा है। ये यूं हो रहा है कि जो टॉलरेंस लेवल है ना कम हो गया, अब कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। राना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, शादी कॉम्प्रोमाइज का नाम है। मैं अगर अपने बेटी की या अपने बेटे की शादी करूं, दोनों को समझाऊं कि बेटा अपने शरीके हयात को कुछ अच्छाइयों और कुछ बुराइयों के साथ कबूल करना चाहिए। हमारे माशरे की जो उपदार है उसको थोड़ा बहुत तो चलने देना। अगर आप ये अच्छा, माफी चाहता हूँ, आपको यहाँ काटना चाहूंगा। ये भाई, यहाँ हमारे यहाँ बच्चों में और वालिदैन में इतना एक गैप होता है, इतनी दूरियां होती हैं कि आप शादी से पहले आप बेटी से बात करें या बेटे से बात करें उसके शरीके हयात के बारे में, तो वो शर्माते हुए, नहीं छोटो कोई और गल करो, कोई और बात करें ना, मतलब ऐसे शर्माते रहते हैं। ये भी आप ओपनली ब्रीफ भी नहीं कर सकते हैं कोई चीज। फ़हीम भाई, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ कि अब तो चेंज हो गई ना चीजें। अब तो बच्चा आपके सामने खड़े होकर सब बातें भी करना, तो अपनी पसंद की लड़की को भी लाके बैठा देता है। तो आप बात क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे मजहबी हलकों के अंदर भी वो एक रिवायती बातें करते हैं। लेकिन ये तो वो चीजें हैं जो बैठ के डिस्कस करनी चाहिए। आपको बच्चे बच्ची को पूरा एक ब्रीफिंग, मैं तो यकीन है मेरा तो अगर मेरा बस चले तो मैं इसको स्कूलों में ये चीज पढ़ाऊं, जब ये इंट्रोड्यूस कराऊं कि अपनी अज़वाजी जिंदगी आप कैसे गुजारनी चाहिए, किस तरह आपको ऊपर करा। और एक बात रियलाइज करनी जरूरी है हमारे माँ बाप को भी कि देखिए ये दौर चल रही है। एक लड़की जो पढ़ी लिखी आती है ना तो आप उसको कुशन देना पड़ता है, उसके ख्यालात डिफरेंट होते हैं। मेरी माँ ने 65 अगर मेरी माँ ने जो जिंदगी गुजारी अपने बाप के साथ, वो मेरी बीवी नहीं गुजार सकती क्योंकि वो दौर चेंज हो गया। तो चीजों को कॉम्प्रोमाइज की बुनियाद पर लेकर के नहीं, अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आपकी शादियां कभी कामयाब नहीं होती। और जो लोग इर्द गिर्द के लोग, एक छोटी सी बात है, जो इर्द गिर्द के लोग उसको बजाय सुलझाने के उसको आप प्रवोक करेंगे, उसको बगावत पे जाएंगे, तो आखिर में लड़की की भी जिंदगी खराब हुई, लड़की की भी जिंदगी। तो इस पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है और इस पे बात करने की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। और ये इर्द गिर्द के लोगों की बातें जो होती हैं वो पहले तलाक तक लेके आती हैं और बाद में कहता है तो क्या आप लोगों ने कोशिश करते हैं कि मिलके हम जो ताकत का माशरा है, जुल्म का माशरा है हमारा, ये मानना पड़ेगा। बास केसेस में 2 बहनों की एक घर में शादी हुई, एक का झगड़ा था, उन्होंने दोनों को घर बिठा लिया। सही। तो ये जुल्म हम मानते नहीं। हम सारा दिन नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन हम जो जुल्म का माशरा है कि एक की सज़ा दूसरे को देना, ये कौन सी शरीयत कहती है? ये कौन सा मज़हब कहता है कि आपने किसी एक की वजह से दूसरे को आपने, और ये ख़ानदान से ख़ानदान लड़ाई जंग का नाम शादी नहीं है। ये शादी जो है ये ख़ानदानों का भी मिलाप है और ये इंडिविजुअल का भी मिलाप है। अच्छा, फैमिली पॉलिटिक्स ये भी एक बड़ा मनफी किरदार अदा करती है इस हवाले से, क्योंकि आजकल मैं सिटकॉम जो देख रहा हूँ वो भी मैं देख रहा हूँ, जो कंटेंट लोग दिख रहे हैं वो देख नहीं रहे कि लोगों की ज़हनी और समाजी हालत इन सिटकॉम से, इन ड्रामों से कैसे तब्दील होती है। कि आप एक 2 तरह की औरतें दिखा रहे हैं, एक बहुत ही रोती हुई और एक साजिशें करती हुई। तीसरी औरत कोई नहीं दिखा रहे जो खुशी से अपने मियाँ के साथ अपनी ज़िंदगी और अपने इज़्दिवाजी ताल्लुकात जो हैं वो गुजार रही है। ये आपके, मुझे तो शायद मेरी व्यूअरशिप कम हो, मेरी शायद कम हो, तो मैं देख रहा हूँ तो आप ये 2 ही तरह की, एक तो सियासत करती हुई ख़वातीन दिखा रहे हैं और एक आप दिखा रहे हैं कॉन्स्पिरेसी करती हुई, और एक आप दिखा रहे हैं जो विक्टिम उसकी हो रही है। तो तीसरी भी एक औरत है जो अपने मियाँ के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच राना साहब। प्रोग्राम का ये हिस्सा अपने अख्ताम की तरफ आ पहुँचा है और
और जो आज की गुफ्तगू रही उसमें जो हासिल था वो याया भाई ने भी कहा कंप्रोमाइज़ और बाकी सारे मामला, मगर जो सबसे अहम बात वो ये है कि लड़की और लड़के को अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के सोचना चाहिए। जैसा कि राना साहब ने कहा कि दूसरे की जगह पर रख के सोचना चाहिए कि अगर ये ऑफिस जाते हैं तो इनके लिए कितना मुश्किल है ये सारा कुछ करना, वक्त पे आना, और एक मर्द को भी ये सोचना चाहिए कि मैं अगर ऑफिस जाता हूँ तो घर में खातून का रहना, सारे काम करना, बच्चों को संभालना सॉरी, उसके बाद ये सूरत हाल कैसी है, तो दूसरे की पोजीशन जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम रिश्तों को बेहतर नहीं कर सकेंगे। एहसास का नाम शादी है। एहसास का नाम शादी है। अल्लाह ताला आप सबके घरों में अमन और खुशियां पैदा करें। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे, एक अलग मौजू पे बात होगी, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे। हम आज देखते हैं कि अपनी सोसाइटी में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ख़ास तौर पे, उन सबको जो एक मर्ज़ लाहक होता है तकरीबन सबको, वो है घुटनों के दर्द और जोड़ों के दर्द के हवाले से, कमर के दर्द के हवाले से। ये एक बहुत अहम मसला बनता जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि ये अमराज पैदा हो रहे हैं, और ये सिर्फ हम बुज़ुर्गों की बात ही नहीं कर रहे, नौजवानों में भी ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो आखिर इनकी वजूहात क्या हैं और किन वजूहात की बिना पे ये मसाइल पैदा हो रहे हैं और हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊँगा। हमारे साथ जो आज हर्बलिस्ट का एक पैनल मौजूद है, मैं सबसे पहले तारुफ करवाऊँगा। कामरान खान साहब हैं हमारे साथ, यंग हर्बलिस्ट हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं कामरान साहब? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। और हमारे दूसरे मेहमान ये भी हर्बलिस्ट हैं, ये भी माशाल्लाह यंग हर्बलिस्ट हैं, आदिल लोधी साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आदिल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा कामरान साहब, ये क्या वजूहात हैं कि ये सारे मसाइल दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और मतलब हम ये देखते हैं कि किसी हर जो बुज़ुर्ग हैं उनको कोई ना कोई शिकायत है, किसी को घुटनों के दर्द की है और किसी को अपना कंधों के दर्द की है, किसी को कमर के दर्द की है, किसी को गर्दन के दर्द की है। तो ये जो जॉइंट पेन है ये क्यों इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है? बेसिकली देखें, बुज़ुर्गों को ही नहीं, अब तो देखा जाता है और हमारे पास क्लिनिक पे तवातिर से यंग उम्र के जो आफ्टर 30 एज के लोग ज़्यादा कमर के मोहरों के और तकलीफ़ में मुब्तला लोग आते हैं। बेसिकली इसमें यही है कि नर्व्स जो हैं ये कंप्रेस हो रही होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कलेक्शन ऑफ नर्व्स हैं। अब वो ऊपर की जो नर्व्स हैं वो हमारे अपर रीजन में, आर्म्स में और चेस्ट रीजन में जा रही होती हैं, और नीचे की जो नर्व्स हैं स्पाइनल कॉर्ड की वो हमारे नीचे लोअर रीजन में जा रही होती हैं। उनकी कंप्रेशन की वजह से, उनकी नर्व्स इम्पल्स प्रॉपर ना होने की वजह से ये मसाइल का सामना करना पड़ता है लोगों को। और इसकी बेसिक और जो कॉमन वजूहात हैं वो हमारा लाइफ स्टाइल है। हमारी एक तो डाइट अच्छी नहीं है, ग़िज़ाई तौर पर हम बहुत ही कम अवेयरनेस है हमें, जो चीज़ें हमें लेनी चाहिए वो उस तरह से हम फूड इंटेक नहीं कर पाते, और फिर जो हमारा पोस्चर है सबसे अहम, वो हमारा गलत होता है। उमूमन जो लोग इस प्रॉब्लम में मुब्तला होते हैं उनका पोस्चर ठीक नहीं होता। अच्छा, तो कहीं इन सारे मसाइल के पीछे ऐसा तो नहीं है कि हमने पैदल चलना बहुत कम कर दिया है, हमने जो जिस्मानी जो वर्जिश है वो बहुत कम कर दी है हमने, है ना? कुछ बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है हमारा, आराम पसंद हम हो गए हैं। कहीं भी मूव करने के लिए हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, और हम चाहते हैं बैठे बैठे हमारे सारे काम हो जाएं। हाँ, ये मैं उस दिन भी नोट कर रहा था कि हम लोग एसी के इतने वो आदी हो चुके हैं कि हम मतलब ये चाहते ही नहीं कि थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़े और थोड़ा सा पसीना निकले हमारा, या किसी खेल से हम वाबस्ता नहीं हैं। फिजिकली इनएक्टिव हो चुके हैं, और वही लोग इसमें ज़्यादा मुब्तला हैं जो फिजिकली इनएक्टिव हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है,
फूड इनटेक उनका जस्ट अपना पेट भरने के लिए खा रहे हैं, और ज़्यादातर जो वेट गेन हो रहा है जिन लोगों का, ओबीस पीपल का जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। और उन ख़वातीन में जहाँ जिनको कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं या हार्मोन इम्बैलेंस हो, वो ख़वातीन भी इस केस में मुब्तला होती हैं। अच्छा। अच्छा, तो ये इसके पीछे वीकनेस जो है वो आप बता रहे हैं कि मेजर कॉज तो यही है कि हड्डियों का या मोहरों में जो है, जो इसकी जो ग़िज़ा है, इसकी जो वीकनेस है, वो उसकी कमी की वजह से, उस वीकनेस की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। उनकी वजूहत बहुत सारी हो सकती हैं, ग़िज़ा हो सकती है, हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है, हमारा नेचर ऑफ वर्क हो सकता है। बाज़ ख़वातीन सिलाई कर रही होती हैं, झुककर काम कर रही होती हैं, या ऑफिस में हम बैठे होते हैं, बहुत से हजरात जो हैं वो टेबल पर कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं, मुसलसल झुककर बैठे होते हैं जी, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। यंग जो लॉट है वो मोबाइल यूज़ कर रही होती है, मुसलसल गर्दन को नीचे रखकर। आजकल आप ये देखें कि बच्चे जो हैं घंटों रात को वो ऐसे मोबाइल रख के ऐसे पड़े रहना, और जनाब वो पता भी नहीं चलता है कि वो अपने 3 घंटे ऐसे फिक्स हुए हैं। आप कुछ कह रहे थे? इतना स्मार्ट मतलब हम लोग एक्टिव ना होने की वजह से हमारी एक्सरसाइजेस नहीं है। अब इसमें बच्चों को आप देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं 10-10, 12-12 साल के, और इतने मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं उनको, बावजूद इसके कि पेरेंट्स बड़ा खुराक का ख्याल कर रहे हैं, हर चीज़ खिला रहे हैं, जो हर सहूलत दे रहे हैं, लेकिन एक सहूलत जो हमने उन्हें दे दी है ना, वो उनको मर्ज़ में हम मुब्तला कर रहे हैं बेसिकली। सिर्फ ये इस वजह से कि बच्चे किसी तरीके से खामोश सुकून में बैठे रहें, बजाय इसके कि उनको आउटडोर कोई स्पोर्ट्स करवाएं, कोई टेनिस का एक्सरसाइज, कोई फुटबॉल, इस तरह की कोई गेम्स कराएं, ताकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े। जिस दिन आपके बच्चे होंगे ना, उस दिन पूछेंगे कि वो कैसे आप तो उनको चुप कराने के लिए मैंने देखा है कि 2-2, 3-3 साल के बच्चों को मोबाइल दे देते हैं वो चुप कराने के लिए, कि बच्चे किसी के खामोश बैठा रहे, सुकून से बैठा रहे, और उनको बाकी मामला अंजाम दे दें। तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चा, ज़ाहिर बात है, कमर के मोहरे शुरू में आप जब जनरेट यानी कि ग्रोथ हो रही होती है इंसान की, उस टाइम हर चीज़ बड़ी सेंसिटिव होती है, मोहरे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं उस वक्त। तो उस टाइम अगर ज़्यादा अरसा गर्दन झुका के बच्चा मोबाइल यूज़ करता रहता है तो 10-12 साल तक की उम्र तक पहुंचता है, तो उसकी आई साइट पे इतना बुरा असर पड़ता है कि उसको नतीजतन आखिर में क्या होता है कि उसको चश्मा लगाना पड़ता है मोटा। तो हम पेरेंट्स को ख़ास तौर पर ये ज़्यादा तंबीह करते हैं कि आप बराए मेहरबानी बच्चे को मोबाइल मत दें। हमारे आते वालिदैन अमूमन अपने अमराज के लिए कि हमें कमर में तकलीफ है, जोड़ों में तकलीफ है, लेकिन जब साथ में बच्चा आता है और उसके आँख पे चश्मा देखते हैं ना, तो बड़ी तकलीफ होती है इस बात को कि चलो आप एज की वजह से इस मर्ज़ में आए, बच्चे को अभी से क्यों आप बीमार कर रहे हैं मोरों के हवाले से, उसकी आई साइट की क्यों बेड़ा खराब हो रहा है। इसी वजह से कहते हैं कि आई साइट को बेहतर रखने के लिए बच्चे का पोस्चर ठीक करें। वो बच्चे जो बहुत ज़हीन होते हैं, पढ़ने में बहुत होते हैं, 6-6, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, उनको भी हम कहते हैं कि आप इनका हमेशा पोस्चर का ख्याल रखें, ये बच्चा झुक कर ना पढ़ रहा हो। आप खुद भी देखिएगा कि आप बहुत देर तक अगर गर्दन झुका के रखें, तो आप जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, गर्दन के मोरों की तकलीफ शुरू होती है, उनको इनिशियल सिम्टम ही ये आता है कि उनकी निगाह पे असर पड़ता है, उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मुझे याद है कि हमें बचपन में ये कहा जाता था कि आप टीवी से इतने फुट दूर बैठे हैं, इतना करीब हो बैठ के टीवी नहीं देखना है। तो अभी वो ब्राइटनेस फुल बड़ी होती है और फ़ोन यहाँ पे रख के हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों के साथ भी, तो वो भी तो उतना ही मेरा ख्याल असर डालता है। आई साइड पे आपके जो लेंस कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी है जो लाइट की ये बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा देना शुरू कर दें तो आपके लेंसेस डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, कैटरेक्ट प्रॉब्लम हो जाता है, या इस तरह की आई साइड के ऊपर विजन ब्लर होना शुरू हो जाता है, आंखों में धुंधलापन आना शुरू हो जाता है। ये वही वजूहत हैं कि आपकी ये बेएहतियाती हैं। ये तो सिर्फ चलें आप देखें कि गर्दन के पोस्चर की वजह से आई साइट प्रॉब्लम आ रहा है या निगाह का कमज़ोर होना है। इसके अलावा जो सिम्टम्स आते हैं वो तो इससे भी ज़्यादा सीवियर होते हैं कि अगर आपको खुदा ना खास्ता ये गर्दन झुका के रखने की वजह से सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया है, तो इसमें आपको फिर आगे जाके हाथों में उंगलियां सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसी की वजह से समटाइम ऐसा होता है कि आपका एक साइड डैमेज हो रहा होता है प्रॉपर। क्यों? उनको आप जब देखेंगे किसी को अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम हो तो आसानी से जज इस तरह से किया जाता है कि उसको सामने बिठाएंगे ना, वो बात कर रहा होगा, उसकी गर्दन एक साइड झुकी हुई होगी। वो आदत क्या होगी, वो मोबाइल कान पे लगा हुआ और काम हाथों से चल रहा है, बस वो ध्यान ही नहीं है उनका कि गर्दन इतनी देर तक झुका के क्यों रखी हुई है भैया आपने। या साइड पे ऑफिस टेबल पे काम कर रहे हैं तो गर्दन यूँ झुकाई हुई है, बजाय इसके कि खुद पूरी बॉडी को मूव कर लें, सिर्फ आधा हिस्सा ऊपर का मूव करते हैं और बाकी पोस्चर सीधा होता है। उसकी वजह से गर्दन क्रॉस हो जाती है। गर्दन क्रॉस होने की वजह से क्या होता है, अगर आपकी गर्दन लेफ्ट साइड झुकी हुई है तो नतीजा में उसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी राइट साइड डैमेज होना शुरू होगी। सबसे पहले आपके शोल्डर स्टिफ होना शुरू होंगे, आपकी राइट साइड की उंगलियों में नमनेस आना शुरू होगी हाथों की, इसी तरह टांग में पेन जाना शुरू होगा लोगों को। जी, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं, फिर यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
हम राहत बात कर रही हूँ कराची से। राहत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कराची में इनका कहाँ है क्लिनिक, और दूसरी ये कि जो ये जोड़ों का दर्द है, मेरा भांजा है, उनके हाथ में और पैर में ना बहुत सूजन आ जाती है और बहुत तकलीफ देती है, वो ना बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है, तो क्या वजह है और इसका क्या इलाज है? अब ये बताइएगा उनकी एज कितनी है? हेलो जी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उनकी एज कितनी है, एज बताइएगा। जी 35 है उनकी एज ना। 35 है। कौन सी साइड उनकी सुन होती है? हाथों की वजह से स्वेलिंग है और पाँव में स्वेलिंग, कौन सी साइड है, लेफ्ट है या राइट है? जी राहत साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि उनके, ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि उनके जिस्म की कौन सी साइड जो है वो मुतासिर है, दाईं या बाईं? लेफ्ट हैंड और उल्टा ही पैर। अच्छा ठीक है। बहुत उनकी सूजन, इतनी सूजन हो जाती है ना कि उनसे पैर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। हाथ में भी उनका उनका राइट हैंड है, उसके इतनी सूजन होती है कि उनके ना हाथ नहीं सीधा हो पाता। ठीक है। उनको ये जो भी मसला है, ये कितने अरसे से उनको? ये मैं आपको बताऊं कि इनको अभी 3 साल पहले शायद डेंगू हुआ था, तो इलाज तो हो गया था, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने पूरा अपना परहेज या इलाज नहीं किया, उसके बाद से उनको ये तकलीफ हो गई है। ठीक है, चलें फिर। ठीक हो गया, आप प्रोग्राम देखिए, हम इस हवाले से बात करते हैं जनाब। डेंगू की वजह से ऐसा होता है कि जॉइंट्स में जो है प्लेटलेट वगैरह की कमी की वजह से या ज़्यादती की वजह से अलग अलग सिनेरियो होते हैं, वो देखना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट्स में क्या कंडीशन है इनकी, उसकी वजह से जॉइंट्स भी मुतासर होते हैं और जॉइंट्स की जो डीजनरेशन है वो शुरू हो जाती है। हो सकता है एक तो वो प्रॉब्लम हो, इसके अलावा ये हो सकता है कि इनका पॉस्चर, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि अक्सर लोगों के पॉस्चर में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से एक साइड पर हमारे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से हाथों में जैसे सुनपन होता है या पाँव में अकड़ाव आना शुरू हो जाता है, और इसके लिए वो करते हैं अमूमन के फर्स्ट एड हम खुद अपने लिए करना शुरू कर देते हैं, सेल्फ मेडिकेशन के मुख्तलिफ किस्म के पेन किलर इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय इसके कि उसको डायग्नोज करें कि कॉज क्या है। तो हमारा बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले आप उसको डायग्नोज कराएं प्रॉपर तरीके से कि वो मसला है क्यों, ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। नॉर्मली जो अवेयरनेस होती है वो इस हवाले से दी जाती है कि चाहे आपको ये मसला है या नहीं है, आप अपनी गर्दन का पोस्चर सीधा रखें, कभी भी गर्दन को झुका के काम ना करें, ना लेफ़्ट ना राइट। अगर आप लेफ़्ट साइड झुकाएंगे गर्दन को तो आपकी पूरी राइट साइड इफेक्ट होना शुरू होगी। अच्छा चलें, फ़र्ज़ करें कि कुछ ऐसे मतलब काम है कि उन्हें गर्दन झुका के काम करना पड़ता है, या हम लोग एक ऐसी आदत में पड़ चुके हैं तो वो फ़ौरन निकलना मुश्किल है, तो कोई एक एक्सरसाइज उसके बारे में जो कि हम दिन में एक दफ़ा कोई ऐसी एक्सरसाइज कर सकें कि कुछ अफाका हो सके? गर्दन के लिए देखें, सर्वाइकल की सबसे आसान एक्सरसाइज होती है, आप गर्दन को पूरा रोटेशन दें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे गर्दन को आपने ऐसे रख के गोल घुमाना है, इस तरीके से पूरा बैंड करना है। अक्सर लोगों की ये गर्दन बैंड भी नहीं हो रही होती है, वो एक्सरसाइज ये वाली कर रहे होंगे लेकिन प्रॉपर नहीं कर रहे होंगे, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, वो नतीजे में कहते हैं बेकार चीज़ें छोड़ दो। ऐसा नहीं है, इस गर्दन की मूवमेंट से आपके जो सर्वाइकल के मोहरे हैं वो अलाइनमेंट एडजस्टमेंट खुद ब खुद सीधी होनी शुरू हो जाती है। लोग मोटा तकिया रख के सो रहे हैं और ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये गलत हैबिट है कि जो मोटा तकिया मसला है या सख्त तकिया मसला है? नहीं, मोटा तकिया मसला होता है, वजह ये कि वो गर्दन टेढ़ी कर देता है। अगर आप मिसाल के तौर पर राइट साइड करवट लेके सो रहे हैं, आपके तकिया लगा हुआ है यहाँ पे इस तरफ, ठीक है, अगर तकिया बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो यकीनन आपकी गर्दन दूसरी तरफ टेढ़ी हुई भी होगी, ठीक है। इसी तरह अगर तकिया बहुत पतला होगा तो गर्दन उसी तरफ झुकी हुई होगी, राइट साइड ही झुकी हुई होगी। ये दोनों पोस्चर जो होते हैं गलत होते हैं, इसकी वजह से आपकी ये आर्म से शोल्डर से लेके आर्म तक पूरा जो है सुनपन आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि तकिया हमें बदलना चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड साइज आता है वो तो मेरा ख्याल ठीक होता है, वो उसका वो काफ़ी इस्तेमाल करके बुरा हाल हो जाता है। दो पतले हो जाए तकिए वो भाई तो इकट्ठे करके फिर एक ही क्वेश्चन छुपा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह बेड का भी यही मना करते हैं कि बेड का मना करते हैं इसी वजह से कि जो शुरू में मेडिकेटेड मैट्रेस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ऑर्थो मैट्रेस जो होते हैं वो उस टाइम तो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि नए नए होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो वो आपकी कमर को सीधा रखते हैं, लेकिन बहुत अरसे के बाद वो बैंड होने की वजह से कमर के मोरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक लाइफ होती है हर चीज़ की, उस लाइफ के बाद उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना, तब्दील कर लेना चाहिए, वरना फिर आपको पता है लोधी साहब तो है ही नहीं बैठे, मतलब आप लोग हैं बैठे इलाज के लिए। कॉलर हमारे साथ है, शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, शुएब बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी शुएब साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? इस्लामाबाद बलिंगाला से। इस्लामाबाद से। जनाब क्या कहेंगे?
सर वो मेरी कमर में, छोटी कमर में दर्द रहता है, बैठ के उठता हूँ तो तकलीफ रहती है। मैं डॉक्टर साहब से मशवरा करना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है जी कामरान साहब। आप मुझे अपनी एज बताइए कि कितनी एज है आपकी? 40 ईयर। 40 ईयर्स है। और कमर में किस साइड पर आपके मोहरों का, दरमियान में है या निचले हिस्से में आपको दर्द है? निचले हिस्से में। निचले हिस्से में दर्द रहता है, छोटी कमर में जी। अच्छा, आपको हाइपरटेंशन या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है इसके साथ? नहीं, इतनी नहीं। और वेट आपका नॉर्मल है? कितना वेट है तकरीबन? वेट मेरा 92 है वेट आपका। हाइट भी तो और हाइट कितनी है? हाइट 6 फुट होगी। 6 फुट है तकरीबन, ठीक है। काम क्या करते हैं आप? किस किस्म की एक्टिविटी होती है आपकी फिजिकल? केबल ऑपरेटर हूँ जी। ऑपरेटर? केबल ऑपरेटर हूँ। मतलब सिटिंग का काम करते हैं आप ज़्यादा? जी 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 सर। ठीक है। लगी रहती है। आप ये एक चीज़ तो देखें, आप आपका जो चेयर है, जिस तरह आप बैठते हैं, तो आप ये चेक करें आपकी कमर में बैंड तो नहीं आता है। एक तो ये देखें, वही पॉस्चर की वाली बात जो अभी हम बता रहे थे कि कमर में अक्सर लोग थकावट की वजह से अपने आप को ऐसे बैंड कर लेते हैं। जब बैंड करके बैठते हैं तो इसकी वजह से नीचे वाले जो लंबे स्पाइन के मोरे होते हैं हमारे, वो डैमेज होना शुरू होते हैं। अब उसकी सिम्टम कैसे आना शुरू होती है कि आपकी जो लिम्स हैं, थाइस से लेके लिम्स तक, लेफ्ट से लिम्स तक आपके यहाँ पे अकड़ाव आना शुरू होगा। अगर बहुत देर तक आप बैठे हुए एक पॉस्चर के अंदर, सिटिंग में आप बैठे हुए और उसके बाद आप उठेंगे तो आपकी टांग ऐसे जैसे पेन सुन सी हो रही है, टांगें सुन होना शुरू होती हैं। तो आपकी दोनों टांगें सुन होती हैं या एक होती है? एक होती है। एक साइड हो रही है, तो इसका मतलब है आपको सर्वाइकल भी प्रॉब्लम है गर्दन की वजह से। अब गर्दन का तो पॉस्चर वही बात कि अगर आपकी गर्दन लेफ़्ट साइड, अगर आपकी राइट लेग डैमेज हो रही है तो आपकी गर्दन मेरा ख्याल है कि लेफ़्ट साइड झुकी हुई होगी। या आप अपना पॉस्चर जो है ना शीशे के सामने खड़े होकर चेक कर सकते हैं कि आपकी गर्दन, जब आप रिलैक्स खड़े हुए हैं, मैं बात कर रहे हैं किसी से, तो आपकी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट है या किसी एक जानिब झुकी हुई है। वो जो अभी हम बता रहे थे कि अगर गर्दन में झुकाव होगा उसकी वजह से एक साइड पेन जाएगा। अभी आपने इसकी कोई MRI करवाई है? अभी तक कुछ नहीं करवाया। MRI नहीं कराई, ठीक है। आप कांटेक्ट कर लीजिएगा हमारे नंबर्स पे, तो इनको जो है वो जो ट्रीटमेंट हमने शुरू देते हैं इसके हवाले से, जो स्टार्टिंग होते हैं पेन वो बड़ी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और ठीक है, थैंक यू सो मच जनाब, आपने कॉल किया। करेक्शन वही कहेंगे कि आप अपने कमर जब बैठें तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। सपोर्ट अगर आपने पीछे कुशन की ली हुई है किसी चीज़ की, तो उसको भी इस तरह से रखें कि नीचे वाली साइड आपकी नीचे बैंड ना हो, ऐसे बैंड ना हो, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। आप देखें फौजियों का जो पॉस्चर होता है वो माशाल्लाह 70-70 साल के हो जाते हैं, उनको कमर में कभी तकलीफ की शिकायत नहीं होती। वजह क्या है, तो उन्होंने एक ड्रिल लेके आए होते हैं, एक फिजिकल एक एक्टिविटी होती है उनकी, शुरू से स्ट्रेट बैठने की आदत खड़े भी होते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आपने दोनों पाँव पे बराबर वजन देना है। हमारे यहाँ होता है टांग, कभी ऐसे ये भी एक मसला होता है कि एक टांग में दर्द हो रहा होता है तो हम दूसरी टांग का ज़्यादा काम लेना शुरू करते हैं, इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एक साइड ऐसे ऐसे डैमेज ही हो जाती है। सही। एक और कॉलर हमारे साथ है, इन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, वहीम अब्बास। आज का प्रोग्राम तुम्हारी एंटी के लिए कुछ बहुत ही अच्छा है। अरे क्या बात है। उनका राइट हैंड जो है ना वो शोल्डर फ्रोजन या क्या कहते हैं वो हो गया है, तो वो आधा भी नहीं उठता। उम्र उसकी 60 साल है। उसको तकरीबन 3 महीने तक हमने फिजियोथेरापी कराई, लेकिन कोई अपाका नहीं हुआ। ठीक है, समझे। उसके बाद उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि उसको इंजेक्शन लगाओ, तो 7,000 रुपए का इंजेक्शन लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं सर्जरी कराओ, तो डॉक्टर साहब मेरे को कुछ ऐसा बताइए कि रमजान के महीने भी किस तरीके से उसमें रोजे रखे, हमें इफ्तारी सहरी कराई, लेकिन ये मेरी गुड़िया जो है ना, मैं नहीं चाहता कि वो किस तरीके से हो। उनके सामने मत कह दीजिएगा ऐसे, वो बैठी हुई है। हम जो है ना हमने मेरा ये बॉबी आज नजर आ गया है। बॉबी तुम कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप कैसे हैं? आप ठीक है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम मुझे कोई सैड सॉन्ग सुना दिया करो ना कभी कभार। ये तो ठीक है, हंसी मजाक के तो होते हैं सुबह सुबह, लेकिन कभी कभी गम भी याद करा दिया करो। जरूर। आप बता दीजिए कि कौन सा आपने गाना सुनना है, फिर हम आज प्रोग्राम में। बॉबी खूब अच्छी तरह जानते, बॉबी खूब अच्छी तरह जानते। ठीक है जरूर जी। देखो मेरी बेगम का जो है ना, ये कुछ सिलसिला बताओ मुझे। ठीक है, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप इनसे? हीट पैड लगाया। ये कहाँ से हैं? कहाँ से? कराची से। MRI करवाई भी है इनकी गर्दन? जी हाँ, MRI भी करवाई, सब कुछ करवाया। तो वो ये आखिरी स्टेज ये आया कि वो कहते हैं कुछ कट लगेंगे और कोई लेजर से कुछ करेंगे, ये वो। चलो 1,80,000 सही। मैं हॉस्पिटल का नाम लेना नहीं चाहता, हमारे नॉर्थ नाजिराबाद में मशहूर और मारूफ हॉस्पिटल है, समझे। बट साहब हैं एक डॉक्टर, वो करते हैं सब कुछ। कभी जर्मनी चले जाते हैं, आप वो 3 दिन के बाद तो चले जाएंगे। अगर मैं फर्ज करो कि उनको करवाऊं
और वो 3 दिन के बाद ना हो तो मैं कहाँ जाऊँगा फिर? ठीक है, मेरे को मुझे मसले का हल बताइए। ठीक है असगर अंकल, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और अभी हम पूछते हैं अपने मेहमानों से। जनाब आप बताएं पहले क्या कहेंगे, इनके क्या मसला है? लेकिन सर्जरी तो जो है वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतनी अच्छी सर्जिकल प्रैक्टिस है नहीं, या हमारे देखने में आई है कि हमारे पास बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो आफ्टर सर्जरी पहले से ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला होते हैं। हर्बल ट्रीटमेंट वैसे भी अलाउ करता है सर्जरी? हर्बल ट्रीटमेंट ऑब्वियसली सर्जरी करवाएं या ना करवाएं, हर्बल ट्रीटमेंट का तो कोई इशू है नहीं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो करवाना बहुत बेहतर है। और इस केस में जैसे ये बता रहे हैं कि अबव 60 इयर्स इनकी एज है इनकी वाइफ की, और वो लेफ़्ट साइड उन्होंने बताया था लेफ़्ट आर्म जो है वो सुन हुआ है और वो उठ नहीं रहा। जी जी। उसका बेसिक रीज़न यही होता है कि इनके जो सर्वाइकल रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें कोई नर्व्स यकीनन जो अपर नर्व्स हैं वो कंप्रेस हुई हुई होगी, जिसकी वजह से इनका जो हाथ है वो उठ नहीं रहा, नमनेस आई हुई है और उसमें स्टिफनेस है। तो अब एमआरआई इन्होंने कराई हुई है, वो एमआरआई की रिपोर्ट देखकर एक्चुअल स्पाइन का पता चल जाएगा, लोकेट हो जाएगी कि कौन सी स्पाइन जो है वो कंप्रेस हुई हुई है, क्या आया उसके दरमियान का गैप है वो कम हुआ हुआ है, उसको डायग्नोस प्रॉपर कर कर फिर इसकी ट्रीटमेंट हो जाए। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो असगर अंकल हम मजीद बात करते हैं इस हवाले से। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और बाकी दोस्तों को भी, क्योंकि अब बात करेंगे माँ के आरामदेह सोफ़े जो हम लेके आते हैं इतने महंगे महंगे, क्या ये हमारे लिए हेल्थ फ्रेंडली हैं, इस बारे में बात करें। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन के हवाले से कि कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है और क्या क्या रीज़न्स हैं, क्यों ये सब कुछ आजकल बहुत कॉमन हो गया। वक्फे से पहले असगर अंकल हमारे साथ थे, हम उनके सवाल का जवाब बता रहे थे। एक और कॉलर हैं, इनका भी सवाल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? बोल रहा हूँ मैं कराची से। स्पाइनल कॉर्ड के सिलसिले में मैंने ये देखा है कि जितनी भी डिजीज़ हैं जो आती हैं, सबसे गरीब हड्डी जो है ना इंसान की ये रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा मैंने इशू ये देखा है, और बड़े मजलूम लोग हैं यार वो नौजवान जो मोटरसाइकिल चलाते हैं। अच्छा। टोटल लोड जो है ना वो इस पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे और इस पे रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है। इसका टोटल बैलेंसिंग जो है ना मोटरसाइकिल की वो यही हड्डी कर रही होती है। तो इन लोगों को बड़ी कंप्लेन होती है। मेरा एक पैगाम पहुंचा दें पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, कि जो रिटायर्ड लोग हैं, जो सप्लायर्स हैं, दूध वाले हैं, जो मोटर बाइक ज़्यादा चलाते हैं, ख़ासतौर पे मेडिकल रैप वगैरह, यार उनके लिए 2 व्हील की बजाय 3 व्हील की मोटरसाइकिल हो, ताकि स्पाइनल कॉर्ड उनका बैलेंस हो, उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम ना हो, लंबर प्रॉब्लम ना हो। और पूरी दुनिया में मेरा पैगाम पहुंचा देंगे अल्लाह के वास्ते 3 व्हील की मोटरसाइकिल बूढ़े लोगों को, ज़ईफ़ लोगों को, और ये जितने सप्लायर्स हैं इन सबको 3 व्हील की मोटरसाइकिल ही चलाएं। ज़रूरी नहीं कि वो रिक्शे की तरह पीछे के व्हील चौड़े हों, कम फासले में पिछले 2 व्हील हों, ताकि सर्वाइकल डैमेज ना हो। क्योंकि मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि बस उनको ज़्यादातर यही प्रॉब्लम है, और इसकी मेन काज आई थिंक मोटरसाइकिल राइडिंग इज़ अ मेन काज ऑफ डैमेज ऑफ होल सर्वाइकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अकील साहब, आपने एक बड़े अहम पॉइंट पे जो है वो रोशनी डाली है। तो क्या वाकई जैसे थोड़ी सी एडिशन ये करना चाहूँगा कि देखें, आप चाहे मोटरसाइकिल बहुत घंटों चलाते हो, 8-8, 10-10 घंटे, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो 4 व्हील, मसला तो फिर भी आ सकता है। वजह यह है कि आपको अपनी अलाइनमेंट खुद करेक्शन करनी है। इसलिए तो मौलिज बार बार ये कहते हैं कि आप अपने पोस्चर्स को ठीक करें। ये सारी वीडियोस, ये इसकी एक्सरसाइजेज होती हैं। आप 8 घंटे 6 घंटे ऑफिस पर, जो लोग ऑफिस में बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे, एसी वाले रूम में, कंप्यूटर उनके सामने, टेबल उनके सामने, उनको ये चीज़ हो जाती है। वो तो बाइक भी नहीं चला रहे, फिर कैसे हो जाती है? वजह यह है कि आप कहीं भी बैठे हुए हो, आप अपनी कमर को स्ट्रेट रखें, ठीक है। जब आप थक जाएं, आप लेट जाएं, आप किसी चीज़ का सहारा लेके अपनी स्पाइन को बिल्कुल पीछे टेक लगा लें, वो आपकी अलाइनमेंट ख़राब कभी भी नहीं होगी। और थोड़ी सी अगर एक्सरसाइज कर लें 6 घंटे 8 घंटे का वर्कआउट करने के बाद, तो मेरा ख्याल है ये मसला आपको नहीं आएगा। नंबर 1 ये। नंबर 2, अच्छा, एक्सरसाइज के लिए तो वो वक्त नहीं निकाल पाते हम लोग, ना निकालना चाहते ही नहीं है ना असल में। तो वो इसलिए मैंने कहा था कि वो कोई एक्सरसाइज जो कि हम घर में जो है ना वो फारिग वक्त में बैठे पेज पे, फेसबुक पेज पे यूसुफ लोधी के नाम से है, उस पर मैंने 60 सेकंड्स की एक एक्सरसाइज डाली हुई है
जो आपकी पूरे शोल्डर्स की, आपके हैंड्स की, आपकी लेग्स की, आपकी स्पाइन की एक्सरसाइज है वो। तो 60 सेकंड्स आप अपने लिए खर्च दे दें तो मेरा ख्याल है पूरे दिन में आपका कुछ हर्ज नहीं होगा और 60 सेकंड में आपकी अलाइनमेंट दोबारा करेक्शन हो जाएगी। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, उसकी भी टायरों की एक लिमिट होती है, कुछ देर बाद आप उसकी भी अलाइनमेंट करा रहे होते हैं। मैं कहता हूँ ये अलाइनमेंट आप फ़ौरन करें। आप अगर 6 घंटे 8 घंटे का वर्कआउट कर चुके हैं तो उसके बाद आप एक 60 सेकंड्स की वो एक्सरसाइज कर लें, वो बिल्कुल सही। अच्छा, सही। असगर अंकल वो अपनी वाइफ के बारे में पूछना चाह रहे थे तो हमने कामरान साहब से राय ली है, तो आप भी कुछ थोड़ा सा उसमें ऐड कर दें कि क्या करना चाहिए। ये जो जैसे इनकी मिसेस का मसला आया कि इनका हाथ नहीं उठ रहा है, बिल्कुल फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल की वजह से MRI कराई, तो पहली चीज़ ये कि कराची में हमारा क्लिनिक है, वहाँ पर ये विजिट कर लें। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया हो गया है कि जिसको भी सर्वाइकल या कमर के मोरों में, गर्दन के मोरों में कोई मसला हो जाए तो उसको इतना हद तक गिरा देते हैं पेशेंट को कि कहते हैं इसकी सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम सर्जरी के लिए इसके बरक्स कहते हैं कि देखें सर्जरी ना करवाएं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ये होती है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए, कोई और चीज़ पैरालाइज ना हो जाए सर्जरी के दौरान, ये एक हार्मफुल इफेक्ट आता है, इसका चांसेस होते हैं ज़्यादा ये होने के, तो ये मना करते हैं। इसके बरक्स हम कहते हैं नंबर 1, जिस वजह से ये मर्ज़ आपके अंदर आया है सबसे पहले वो करेक्शन करें, मर्ज़ की जड़ जो है वो ख़त्म की जाए। आप रिपोर्ट्स तो करा लेंगे, MRI करा लेंगे, आपके पता लग गया C3, 4, 5, 6 मोरे आपके डैमेज हो गए, ठीक है जी। आप करना क्या है, करना कुछ नहीं, ये दवाइयाँ लिख दी, ये खाते रहो। वो खाया जा रहा है, सालों गुजर जाते हैं, उसके बाद वो करेक्शन तो उसे पता ही नहीं है मैंने गलती कर क्या रहा हूँ, उसकी लाइफ में ऐसी कौन सी एरर है, कौन से मिस्टेक कर रहा है वो, जिसकी वजह से कौन सी ऐसी एक्सरसाइज। अब अक्सर लोग लेट कर टीवी देखते हैं, इसको कोई वो इशू ही नहीं समझते। आपके सामने टीवी लगा हुआ है, आपने तकिए का सहारा लिया हुआ, ऐसे लेट कर या टीवी जैसे उस पर बैठे हुए सोफे पे ऐसे क्रॉस करके ऐसे बैठ के टीवी देख रहे हैं आप। तो ये पॉस्चर जब आप अपनाएंगे, आप अच्छी से अच्छी दवा भी खाएंगे तो डेफिनेटली उसका असर वक्ती तौर पे तो रहेगा, लेकिन आप जो मर्ज़ पाल लें, इस पालने को तो छोड़ें, इस बीमारी को तो छोड़ें जो इसकी वजह है। तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि आप पूरी 24 आवर की अपनी एक्टिविटी बताएं, फिजिकल आप करते क्या हैं। ज़्यादातर लोगों का पॉस्चर का ही प्रॉब्लम होता है, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिनको एक्सीडेंटली मसला होता है, कहीं बाइक एक्सीडेंट हो गया, कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से उनको कमर के डैमेजेस हुए हैं। नॉर्मली ये लोगों ने खुद अपना मर्ज़ पाला हुआ है। बिल्कुल सही है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, अब्दुल रहमान पेशावर से। अब्दुल रहमान साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, ये पेशावर में मुझे वो कमर में मुझे बहुत तकलीफ है। आपने MRI कराया अपनी कमर का? जी, कमर का MRI करवाया, किसी को दिखाया आपने? हाँ, कमर का MRI करवाई है। ठीक है। कमर के किस रीजन में आपको, लोअर रीजन में आपके पेन रहता है आपको? जी, आवाज़ सही नहीं आ रही। कमर के निचले हिस्से में आपको दर्द रहता है? जी, बिल्कुल निचले हिस्से में। MRI करवाते वक्त डॉक्टर साहब ने कहा था कि L5 L7 के दरमियान में टेस्ट आया हुआ है। अच्छा, आपका वज़न कितना है, कुछ अंदाज़ा है आपको? जी, तकरीबन रोज़े में चेक करवाया था 75 किलो था। कितना था? 75 किलो। 75। और हाइट कितनी है आपकी? वेट 6 फुट। नहीं, कद कितना है आपका? 6 फीट बताया। 6 फीट। 6 फीट, यानी कि काफ़ी स्लिम स्मार्ट है। जी, आपके वेट तो हाइट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आपकी जॉब नेचर क्या है, आप क्या करते हैं, रूटीन क्या है आपकी? जी सर, मैं आलिम 8 साल का जो कोर्स होता है वो किया हुआ है, अभी फारिग हुआ हूँ। अच्छा, आप ये प्रोग्राम देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं कि क्या वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से ये आपका लोअर रीजन का पेन आपको हो रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब। जनाब, तो क्या रीज़न है इनका? तो वेट ज़्यादा नहीं है और वेट एक रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो मोटे लोग हैं, ओबीस हैं, उन्हीं को ये लोअर रीजन में इस तरह की तकलीफ़ हो। बेसिक रीज़न वही है जो हम शुरू प्रोग्राम से बता रहे हैं कि पोस्चर ठीक ना होना और रात को जो लेट रहे होते हैं तो उसका बिस्तर अगर ठीक नहीं है, ये 2-3 बेसिक अलामत हैं जो हम क्लिनिक पे अपने नोट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है मरीज़ों की, जिसकी वजह से उनके स्पाइन में, ये वर्टिब्रल कॉलम में जो है वो तकलीफ़ का बाइस बनती है। अब जो इन्होंने बताया लोअर बैक रीजन में जो इनको दर्द है, यकीनन जो है वो इनकी कोई ना कोई बाद होगा लोअर बैक के पेन होने की वजह से। वो रीज़न को डायग्नोज करने के बाद MRI के अंदर इनके L5 S1 मोरा है, तो S1 मोरा के दरमियान जो नर्व्स होती हैं वो शियाटिक नर्व होती है, और शियाटिक नर्व का पेन जो होता है वो एक टांग में जाता है और आपके कमर से शुरू होगा और वो यहाँ लिम्स तक, पिंडलियों तक आपके वो पेन होगा, एकदम उठेगा और एकदम सही भी हो जाएगा। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपका लोअर बैक साइड का पॉस्चर बिल्कुल
कर्व जा रहा है उसको सीधा करें, उसको अलाइन करें, स्ट्रेट करें। इसके लिए अक्सर डॉक्टर्स जो है रिकमेंड करते हैं बेल्ट आते हैं, लंबा स्पाइन के बेल्ट आते हैं, वो बेल्ट बांध लें, वो एक सपोर्ट देता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे गुजरता है कि आपको बैठना पड़ता है या ड्राइव करना पड़ता है, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं चाहे आप बैठे हैं, तो जिनको ये L5 और L4 या S1 का मसला आ जाए उनको सबसे पहला तो ये एहतियात कि वो अपने कमर पे वो बेल्ट, लंबा स्पाइन बेल्ट होता है, वो बांधें। नंबर 2 ये देखें कि आपका बेड बहुत सॉफ्ट तो नहीं है। जैसे पंजाब साइड पे देखा गया है कि ज़्यादा चारपाइयाँ यूज़ करते हैं लोग, तो चारपाई का क्या होता है कि आपका जब वेट उस पर पड़ता है तो वो ऐसे बैंड हो जाती है। जी। उसके बैंड होने की वजह से आपके लोअर पार्ट जो है, लोअर डिस्क जो होती हैं, वो कर्व होने की वजह से डीजनरेशन ऑलरेडी होती है उसमें शुरू से किसी भी वजह से, वो प्लस उसके अंदर मजीद इजाफा कर रही होती है। आपने चारपाई जो है वो बैन कर दी, बेड बैन कर दिया, बंदा कितने देखें फर्श के सोए, खड़े होकर सोए बंदा। जिनको कमर के एहतियात अगर बात की जाए ना कि ये मर्ज में मुब्तला ही ना हो, उनको सबसे पहले तो ये चीज़ यही करनी चाहिए, अपना बेड इनका हार्ड सरफेस हो। हार्ड सरफेस भी किस किस्म का हो कि जैसे तख़त होता है या ज़मीन होती है, ठीक है ना, उस पर सोएं और उस पर पतला रुई का गद्दा डाल के सोएं। गद्दों में क्या होता है, इनमें भी एक इशू ये होता है कि आपके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। मोस्टली ये होता है कि मोरों के मसले तो बहुत जेन्युइन होते हैं, कि बहुत रेयर होते हैं कि इनको प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्क में बल्ज हो गया, कमर के मोरों में नस दब गई, ये बहुत कम हो। ज़्यादातर लोगों के होते हैं मसल्स के प्रॉब्लम। आप देखें मस्जिदों में अक्सर लोग जो होते हैं नमाज़ कुर्सी पर पढ़ रहे होते हैं, उनको डॉक्टर ने कह दिया होता है गैप पड़ गया, ऐसा हो गया। कुर्सियों की तादाद बढ़ती जा रही है। मैं ये देखता हूँ देखते थे इतनी कुर्सियाँ नहीं होती थी, कि एक आध कुर्सी होती थी जी, आजकल अच्छी खासी तादाद होती है, पूरी एक लगता है सफ बनने वाली, कुछ अर्से में 2-3 सफ़े लगा करेंगे, खुदा ना खास्ता ऐसा मौका ना आए। लेकिन मैंने ये देखा है एक्सरे के अंदर, यकीन करें आप, उनके एक्सरे के जॉइंट बिल्कुल ठीक होते हैं, सिर्फ मसल्स की वजह से वो जो है डॉक्टर्स अक्सर हमारे अनजाने में कह देते हैं कि आप जनाब बैठ के नमाज़ नहीं पढ़िएगा, आपके घुटने ख़राब हो जाएंगे। आप मुझे ये बताएं, अगर आप किसी चीज़ पे अपने जॉइंट्स पे प्लास्टर कर लें, उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें, तो कुछ अरसे बाद वो प्लास्टर खोलेंगे कि वो चीज़ बैंड होगी, उसकी मूवमेंट होगी, बिल्कुल नहीं होगी। साथ साथ उसकी एक्सरसाइज ज़रूरी है। उसको बजाय इस्तेमाल करने के आप उसको और रेस्ट दे रहे हैं, जब वो रेस्ट दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो स्टिफनेस तो बढ़ जाएगी बजाय कम होने के। उसकी प्रॉपर देखें, हमारे यहाँ सिर्फ पेन किलर के अलावा कोई ऑप्शन रखा नहीं जाता, मसल्स के लिए दे रहे होते हैं। इसके बाद जो हर्बल ट्रीटमेंट होते हैं वो इन मसल्स की मूवमेंट को बढ़ाते हैं, बिल्कुल, और जो डीजनरेशन होती है उसको रोकते हैं। सही। अच्छा, एक ब्रेक की तरह इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है मुझे, तो जनाब एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग। ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं इसी हवाले से, और आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और बात कर रहे हैं हम जोड़ों के दर्द के इलाज के हवाले से। अच्छा जनाब, तो कमरान साहब ये बताइए कि ये जो आरामदेह सोफ़े होते हैं, तो ये तो होते ही आरामदेह, तो क्या इनके लिए भी मतलब इनसे भी मसाइल पैदा होते हैं? बिल्कुल फ़हीम, देखें आरामदेह चीज़ जो है वो नुकसानदेह है अगर उसका एक्सेसिव इस्तेमाल किया जाए तो। अच्छा। पहले के वक्तों में ये प्रॉब्लम आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि कम देखी जाती थी, और आजकल ये इस तरह की अलामतें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, इस तरह के मरीज़ ज़्यादा हैं। उसकी वजह यही है कि लीजर्स, हम इतने आराम तलब हो गए कि बैठते हुए सोफ़े हमारे बहुत नरम सॉफ्ट चाहिए होते हैं। हालांकि हम ये देखें इवन कि अगर हमारे पॉकेट में वॉलेट हो तो उससे भी जो है हमारी पोस्चर और अलाइनमेंट जो है ना वो डिफरेंट हो जाती है। अच्छा। मोटे मोटे वॉलेट अगर हमने अपने पैंट में पीछे जेब में रखे होते हैं तो हम एक साइड से टेढ़े हो चुके होते हैं, तो वो भी जो है हमारे पोस्चर को ख़राब कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो अलाइनमेंट है, जो उसका पोस्चर है, उसको टेढ़ा कर रही होती है, जो आगे चलकर मुसीबत का बाइस बनती है। तो अच्छा ये बताइए कि जो लोग इन मसाइल में घिर चुके हैं, ठीक है, जो इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं, अब वो क्या सर्जरी के बगैर या वैसे सर्जरी करवा के भी, आई डोंट नो, ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं, क्या उनके लिए वापसी का रास्ता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा से पहले की तरह बिल्कुल फिट हो जाएं और वज़न भी उठा सकें और वो उसी तरह अपने आप को एक तंदुरुस्त तवाना बना सकें? जी देखें, ये प्रॉब्लम एक दिन में अराइज़ नहीं होती, इसको सालों लगते हैं ये प्रॉब्लम को प्रॉपर होने में। तो इसी वजह से इसका ट्रीटमेंट भी जो है वो वक्ती नहीं है, चंद दिनों का नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसी वजह से लोग जो हैं वो यूँ समझ लें कि दिल शिकस्ता हो जाते हैं और वो अपनी ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं। अच्छा। पेन किलर इसका एक वाहिद हल नहीं है कि आप पेन किलर खाकर दर्द को अपने दबा दें और वक्ती तौर पर रिलीफ हासिल करें। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही इसका बेसिक हल है।
और अनफॉर्चुनेटली ऑर्थोपेडिक्स के पास ज़्यादातर पेन किलर के अलावा इसका जो हल है वो ऑपरेशन सर्जिकल ऑप्शन ही रह जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जिकल जो लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं और वो हमने तो ये देखा है हमारे क्लिनिक्स पर जो लोग आते हैं वो हमारे पाकिस्तान में शायद इतना अच्छा रेशो नहीं है कि उसकी ट्रीटमेंट ठीक हो पा रही है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत डेलिकेट ये बोन्स है और इसको ठीक करना अगर वो हर्बल ट्रीटमेंट से या नेचुरल पोस्चर ठीक करके अपना प्रॉपर डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करवा ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कम से कम साल लग जाता है, साल, और बाज़ पेशेंट को साल से ऊपर 1.5-2 साल तक भी लग जाते हैं। लेकिन अगर वो पाबंदी से अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए, अपना पोस्चर को जो प्रॉब्लम है वो उसको प्रॉपर डायग्नोज करके उसकी रीज़न को ख़त्म करे तो यकीनन रिवर्स हो जाती है और इंसान वापस अपनी पोर्शन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? रावलपिंडी से हुमा जावेद बात कर रही हूँ। तो हुमा मैं साहिबा बात ये करना चाहूँगी कि मेरा बेटा है 22 साल का, ठीक है। तो फुटबॉल खेलते हुए वो गिर गया, तो उसके घुटने में डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे वगैरह सब कुछ करवाया, तो कहते हैं कि घुटने में कोई ACL होता है, कोई मुझे नहीं खैर पता, तो वो टूट गए, तो उसकी वजह से ऑपरेट करना ज़रूरी है। तो अभी उन्होंने मेडिसिन दिया है 2-3 महीने की। दर्द है, वो अपना आना जाना रखता है, जिम वगैरह जाता है, मगर वो खेल नहीं सकता जब तक ऑपरेट। तो ये ऑपरेशन ज़रूरी है इस चीज़ के लिए? ज़रा आप मुझे इस वक्त जवाब दे दें, मैं बैठी हूँ टीवी के सामने। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम आपको बताते हैं। एक तो ये कि जैसे बताया इन्होंने, स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो अमूमन लोगों का जैसे बाइक एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट या स्पोर्ट इंजरी होती है, उसमें होता है कि हमारे 3 किस्म के लिगमेंट्स होते हैं घुटनों में, जोड़ों के दरमियान, ACL, PCL और MCL। ACL एक जस्ट लाइक कह लें पट्ठा होता है, वो पट्ठा टूट जाता है एकदम फोर्स पड़ने की वजह से, अनसर्टेन फोर्स पड़ने की वजह से वो ब्रेक हो जाता है, गिरने की वजह से या चोट लगने की वजह से या किसी चीज़ से टकरा गया तो वो पट्ठा टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे मसल्स जो हैं, हमारे जॉइंट्स के जो है मूवमेंट सपोर्ट नहीं करती, आप चलते चलते एकदम घुटना ट्विस्ट हो जाता है, ये एक शिकायत होने लगती है इस किस्म के लोगों को। दूसरा ये होता है कि उनकी मूवमेंट में काफ़ी तब्दीली आ जाती है, यानी कि वो अपना नी को जो है घुटने को पूरा बैंड नहीं कर सकते, जैसे नमाज में हम क़याम में बैठते हैं इस तरीके से बैंड नहीं कर पाते। तो उसके लिए कहा जाता है कि आप इसकी सर्जरी कराएं, उसमें एक वो आर्टिफिशियल लिगामेंट डालते हैं, पट्टा डालते हैं और वो फाइबर का काम कर रहा होता है जो उसकी मूवमेंट दोबारा से लेके जाता है, लेकिन वो मूवमेंट वैसी नहीं होती जैसी नेचुरल होती है। अच्छा, एक तो मसला ये है। हम इसके लिए हर्बल ट्रीटमेंट में जो चीज़ें रिकमेंड करते हैं वो 2 काम करती हैं। नंबर 1 तो ये कि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना होता है। इंटरनल इन्फ्लेमेशन ऐसी होती है जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आती लेकिन होती है अंदर, तो उस चीज़ को ख़त्म किया जाता है। नंबर 2 ये किया जाता है कि वो जो ट्रीटमेंट दूसरा हम देते हैं हर्बल में, वो इस लिगामेंट्स को दोबारा रीजनरेट करने में मदद देता है। और इस हवाले से तो काफ़ी पट्टा अगर देखें ना, वो अगर टूट गया है वहाँ से तो वो दोबारा से ऐसे जुड़ जाता है उसी जगह पे जाके। जी जी बिल्कुल हो सकता है। आप ये देखें ना, इनके बेटे की एज देखें ना, 22 ईयर्स है, ग्रोइंग एज है ये, ग्रोइंग तो एज। मेडिकल साइंस क्यों इन्हें फिर वो कह रही है ऑपरेशन करवाने इसकी छोटी सी मिसाल मैं ये देता हूँ कि किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या वो हड्डी डालता है बैठ के? नहीं, तो उसे वो तो प्लास्टर करते हैं ना, जोड़ते तो है ना, वो खुद ही जुड़ जाती है। अलाइनमेंट वही बात वही आ रही, अलाइनमेंट ठीक करनी है ताकि जब वो खुद से जनरेट होना शुरू हो तो सही जगह जाके बैठे। सिमिलरली जैसे हड्डी का होता है, प्लास्टर कर देते हैं कि उसने जुड़ना तो है खुद से, आप नहीं जोड़ रहे हैं उसे, खुद से जुड़ रही है वो, लेकिन क्या उसकी सिर्फ अलाइनमेंट ठीक करनी है। इसी तरह जिनकी ACL PCL की ब्रेक हो जाते हैं, लिगामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, उनको नी ब्रेस कहा जाता है कि पहने। घुटने के ब्रेस आते हैं जो घुटने को फोल्ड नहीं होने देते, ट्विस्ट नहीं होने देते लेफ्ट राइट, वो सिर्फ स्ट्रेट रखते हैं। आपकी मूवमेंट स्ट्रेट तो रहेगी लेकिन आप लेफ्ट राइट ट्विस्ट नहीं कर सकेंगे घुटने को, उस दौरान ये चीज़ ग्रोथ हो रही होती है। अच्छा। तो उसकी प्रिकॉशन फ़ौरन लेनी चाहिए। किसी का भी अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर ने बता दिया कि उनकी कोई लिगामेंट कोई पट्टा टूट गया है, तो सबसे पहला काम तो वो ये करें बगैर किसी से पूछे उसको नी ब्रेस पहनना है। नी ब्रेस में एंगल लगे होते हैं, वो जॉइंट्स को घुटने को फोल्ड नहीं होने, ट्विस्ट नहीं होने देते लेफ्ट राइट। पहला काम ये करें। दूसरा काम ये होता है कि हर्बल ट्रीटमेंट जैसे हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे कई केसेस हैं इनके, खुद मेरे बड़े भाई का हो चुका है बाइक एक्सीडेंट, उनको भी हमने अपने ही ट्रीटमेंट से रिकवर किया था। अभी उनके जोड़ ऐसा ही है, वो फुटबॉल भी खिलाएं तो वो खेलते हैं। अच्छा, उनके लिए कोई सीढ़ियाँ चढ़ना 300-200 सीढ़ियाँ चढ़ा दें वो चढ़ जाएंगे, उनको कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और उनका जब MRI दोबारा कराया तो वो लिगामेंट जुड़ चुका था। तो ये जो बात नहीं समझते, जो मौलवी नहीं एक्सेप्ट करते। कितना वक्त लगा था इस सब? इसको कम से कम 4 से 6 महीने लगते हैं। 4 से 6 महीने? हाँ, डिपेंड करता है डोजेज के ऊपर कि हम उनको कितना डोज पर डे दे सकते हैं। हर्बल ट्रीटमेंट में कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो एक प्रोसीजर होता है, बेयर कर सकती है, ये भी होता है प्रोसीजर है। तो क्लिनिक तशीफ ले आए, इंशाल्लाह ये चीज़ मसला ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं गुजरांवाला से अरशद बोल रहा हूँ, अरशद अंसारी। अशरफ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप?
जी मैं मजदूरी करता हूँ और ये मुझे तकलीफ है ये कमर की दर्द की। अच्छा, मजदूरी। तकरीबन मुझे 5 से 7 साल हो गए। पहले मैंने एक टिक्का लगवाया था कमर में। ठीक है। तो ये कमर के दर्द में पीछे जो है ना आखिरी मोहरे के करीब से शुरू होती है और दाएं पाँव में जाती है। ठीक है, आप सोते किस पे हैं? तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ। कई मरतबा कभी हकीम से, कभी मालिश वाले से, कभी डॉक्टर से मैं इलाज करा चुका हूँ मगर कोई। अच्छा साहब, पहले ये बताइएगा आप सोते किस पे हैं? चारपाई तो नहीं इस्तेमाल कर रहे? सोते किस पे हैं? आपका बिस्तर? नहीं जी, मैंने तो ये गद्दा भी बहुत महंगा ये खरीदा है। अच्छा, वो जो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस वगैरह होता है। हार्ड गद्दा है 13,000 रुपए 14,000 रुपए का ठीक गद्दा भी है, तो ये बताइएगा आप जो मजदूरी की बात करें, आप वजन उठाने का काम करते हैं, क्या करते हैं आप? नहीं जी, मैं वजन नहीं उठाने का काम करता, ये तिल मिस्तारे की कढ़ाई का काम करता। अच्छा, वो सिल मिस्तारे की कढ़ाई का काम, वो नीचे बैठ के वो तो अच्छा, वो जो हाँ थोड़ा झुकना पड़ता है काम के लिए। ठीक है ठीक है, चले हम उनको जवाब देते हैं। ठीक है। अरशद साहब, मैं बाहर बनवाता हूँ, मैं खुद नहीं काम करता। अच्छा, आप खुद काम नहीं करते हैं, तो क्या आप बैठे रहते हैं क्या? उनका जानने का मकसद ये है कि वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप किस अंदाज में बैठ के काम करते हैं। हो सकता है कि वहाँ से जो है ना ये मसला शुरू हुआ हो, पैदा हुआ हो। ये मैं तो जी ये ऐसा कोई काम नहीं मैंने किया, बस डॉक्टर ने ये कहा था कोई चीज़ वजन वाली उठाई है। मैं तो कोई ऐसा काम नहीं करता जो वजन उठाने वाला हो। ठीक है ठीक है ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखिए, हम बात करते हैं इस हवाले से। ये कह रहे हैं जनाब कि मैं तो काम करता नहीं, मैं काम करवाता हूँ, तो मगर 5 साल से इन्हें मसला है, शायद उस वक्त करते भी हों या कुछ ऐसा। लेकिन अभी जैसे बता रहे हैं मैट्रेस इन्होंने अभी लिया है, तो हो सकता है इससे पहले ये कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे थे, बेड इस किस्म का था कि जिसकी वजह से इनका स्पाइन का कर्वेचर ज़्यादा बैंड हो गया और वो डिस्क डैमेज होना शुरू हो गई कमर की। एक तो ये वजह हो सकती है। स्लीपिंग बेड हमारा जो होता है अमूमन सॉफ्ट सरफेस होता है, ये तो बाद में कर रहे होते हैं, जब बीमारी आ जाती है उसके बाद हार्ड सरफेस भी आ जाएगा, कमर भी सीधी हो जाएगी। तो हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप पहला काम तो ये है कि अगर इन्होंने हार्ड सरफेस ले लिया तो ये तो सही कर रहे हैं। दूसरा काम ये है कि ये जैसे गुजरांवाला में तो इनको लाहौर क्लिनिक नियर करीब पड़ेगा, एक दफ़ा ये क्लिनिक तशरीफ़ ले आएँ अपनी, अगर रिपोर्ट्स करवाई हुई हैं तो वो रिपोर्ट्स के साथ, ताकि इनकी काउंसलिंग बेहतर तरीके से की जा सके। इनका जो लोअर बैक का ये बता रहे हैं कि जैसे डॉक्टर ने भी इनको कहा है कि कोई हो सकता है वज़न उठाया हो, तो कोई भी अलामत हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है कि आज से 5-6 साल से ये इनको ये प्रॉब्लम अराइज़ हुआ है। तो लोअर बैक का प्रॉब्लम यही है कि या तो कोई वज़न उठाने की वजह से या फिर इनका बिस्तर ठीक ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा चीफ, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, ये मेरा ख्याल आज के हमारे प्रोग्राम के लास्ट कॉलर होंगे, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल हमीद बोल रहा हूँ जद्दा से, सऊदी अरब से। आपको जनाब हम खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं भाई? अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। प्रोग्राम में डॉक्टर साहब को सबको अल्लाह पाक खुश रखे। आमीन आमीन। अच्छा ये बताइएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं? मुझे ये तकलीफ है, तकरीबन 6-7 साल से मैं पाँव मेरा फिसल गया था, तो मैं बहुत तकलीफ से गुजार रहा हूँ, सौदा भी नीचे हूँ, लेकिन मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा हार्ट का ऑपरेशन किया हुआ है, दिल का वाल्व चेंज किया हुआ है, कोई दवाई वगैरह इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और MRI भी नहीं कर सकते लोग। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन है, MRI नहीं कर सकते, तो इसलिए तकलीफ बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से अगर मुझे डॉक्टर के पास पाकिस्तान आना पड़े तो मैं आ जाऊंगा, अगर मेरा मुकम्मल इलाज करें तो मैं आ सकता हूँ पाकिस्तान भी। तो इसलिए आप ठीक है, कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। ठीक है, कोई सिम्टम वगैरह पूछना है? ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम बात करते हैं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया जी जनाब। बेसिकली जैसे बता रहे हैं कि स्लिप होने की वजह से ये गिर गए थे, तो यकीनन इनका मोहरा कोई डैमेज हुआ होगा या फिर डिस्क स्लिप हो गई होगी, और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होगी कि वो डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। हार्ट पेशेंट भी हैं वो, और जो है वो एज ज़्यादा है। हर्बल ट्रीटमेंट का सबसे अहम फ़ायदा यही है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स, इस तरह के मेजर कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। वो ट्रीटमेंट, हर्बल ट्रीटमेंट लेने से उनको ना सिर्फ इंशाल्लाह जब प्रॉपर डायग्नोस होगा और ट्रीटमेंट की जाएगी तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, इलाज करवाएं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब, बहुत शुक्रिया कामरान साहब।
आज हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के सवालात शामिल कर सकें। जिन दोस्तों के सवालात शामिल नहीं कर सके वो नंबर स्क्रीन पे चलते रहें, आप उन पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आप आदिल साहब से और कामरान साहब से बात कर सकते हैं और इनके क्लिनिक्स का एड्रेस लेके और जो भी अब आपने कंसल्ट करना है कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी, तो जो जिन कोशिश करेंगे बकिया जो दोस्तों की कॉल्स हैं तब हम शामिल कर सकें। फुरकान बॉबी की आवाज़ के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा मैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुम्हारे और हमारे रास्ते में एक नया पंथा, तुम्हारे और हमारे रास्ते में एक नया पंथा, नया पंथा। मगर दुनिया पुरानी है, न तुम समझे न हम समझे। ये एक ऐसी कहानी है, न तुम समझे न हम समझे। जवानी जिंदगानी है, न तुम समझे न हम समझे। ये एक ऐसी कहानी है, न तुम समझे न हम समझे। जवानी